नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बताएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, इनकी फोटो ध्यान से देख लीजिएगा। ये हार्वर्ड गार्डनर की फोटो है और हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक प्रकार की अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है ना। कोई डॉक्टर होता है, कोई मास्टर होता है, कोई टीचर होता है, तो कोई पेंटर होता है, कोई मूर्तिकार होता है, कोई कुछ होता है, कोई पायलट होता है, कोई नेता होता है, कोई अभिनेता होता है ना। अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार इसे बहुबुद्धि सिद्धांत का नाम दिया गया है ना। विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक प्रकार की अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इसीलिए इसे बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए, इसको ध्यान रखना कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें आगे दिया, इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है। 3 कारक कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। 3 कारकों पर बल दिया गया है। चलिए पहला कारक देखते हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है तथा एक दूसरे से अलग होता है या होती है। ठीक है, बुद्धि एकाकी ना होकर बहुकारकीय यानी कि कई प्रकार की होती है और यह एक दूसरे से अलग अलग होती है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। प्रत्येक का जो ज्ञान होता है, जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, वह एक दूसरे से क्या होती है, वह एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, यह इसकी क्या हो गई है, 3 कारक हो गए हैं, है ना। कि प्रत्येक बुद्धि में क्या पाई जाती है, विलक्षण योग्यता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे इसमें दिया गया है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, देखिए कहीं कहीं पे 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन बताया जाता है और कहीं कहीं पे 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन बताया जाता है। जो अस्तित्ववादी बुद्धि है वो कहीं कहीं पे दी होती है और कहीं कहीं पे नहीं दी गई होती है ना। चलिए पहले देखते हैं। पहली में क्या दिया गया है, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है ना। जो बोलने में सक्षम होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति बोलने में अधिक सक्षम होता है, जैसे कि प्रवक्ता हो गया, नेता हो गया, कवि हो गया, वकील, जर्नलिस्ट आदि, ये कैसे होते हैं, यह इनमें भाषा संबंधी क्षमता अधिक पाई जाती है। देखिए, तो इस प्रकार के व्यक्तियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है और इस प्रकार के व्यक्तियों में भाषा संबंधी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि किस प्रकार की होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि जो होती है वो होती है बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबद्ध होता है ना। जैसे कि वैज्ञानिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना। तो इस प्रकार की बुद्धि किन में पाई जाती है, वैज्ञानिकों में, गणितज्ञों में, डॉक्टरों में, है ना। चलिए आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। स्थानिक बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि होती है, देखिए स्थानिक बुद्धि या दृश्य स्थानिक बुद्धि हो गई। इसको स्थानिक बुद्धि ही नहीं बोलते, इसको दृश्य स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। यहाँ पे दृश्य लिखना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर दृश्य स्थानिक बुद्धि है। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पना को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। जैसे कि एक चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है, तो वह कोई भी चित्र बिना देखे बना सकता है ना। तो इस प्रकार की बुद्धि किस में पाई जाती है, चित्रकार में पाई जाती है, मूर्तिकार में पाई जाती है। ठीक है, नक्शे को बनाना, आकृतियों को बनाना, है ना। तो इस प्रकार की बुद्धि दृश्य स्थानिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिल्पकार हो गया, वास्तुकार हो गया, डिजाइनर हो गया, चित्रकार हो गया, है ना। तो इन लोगों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। देखिए हो गए ना अलग अलग बुद्धि। अब आगे देखते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या दिया गया है, देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि
इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जिसमें शरीर शरीर रिएक्शन करता है, शरीर क्रिया करता है, जैसे कि दौड़ हो गया, है ना, व्यायाम हो गया, नृत्य, सर्कस। ठीक है, तो ये क्या हो गई, शारीरिक गतिविधि हो गई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शरीर की गतिविधियों को कुशलता से नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है इनमें, है ना। इन लोगों में कैसे पाई जाती है, शरीर को हिलाने, मतलब गतिविधियों को कुशलता से नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है ना। अब सांगीतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि किस प्रकार की होती है, सांगीतिक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है, जैसे संगीत के क्षेत्र में होता है ना। तो संगीत के क्षेत्र में संगीत, लय, स्वर, ताल को समझने की और रचना या पहचानने की और बनाने की योग्यता, गायक हो गए, तबला वादक हो गए, लय ध्वनि पहचानने और बनाने की योग्यता क्या कहलाती है, सांगीतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो सांगीतिक बुद्धि कहलाती है। गायकों में, तबला वादक में हारमोनियम बजाने वाला होता है ना, गिटार बजाने वाला होता है, तो उनको धुन निकालने की जो योग्यता होती है वो अलग ही होती है ना। वह समझ लेता है कि किस प्रकार की ध्वनि निकालनी है, किस प्रकार की धुन बनानी है, किस यह कौन सी ध्वनि है, वह समझ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है, सांगीतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगली कौन सी है, अगली बुद्धि दी गई है वो अंतः पारस्परिक बुद्धि। देखिए, अंतः पारस्परिक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में होता है। ठीक है, इस प्रकार का उपयोग कैसे होता है, सामाजिक व्यवहारों में होता है। देखिए, सामाजिक व्यवहार मतलब एक दूसरे से अच्छा व्यवहार बनाने की क्षमता होती है ना, दूसरे की भावना को, दूसरे के विचारों को समझने की क्षमता होती है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि कौन हो गया, इसमें आएगा शिक्षा को, कौन आएगा, शिक्षक आएगा, है ना, नेता भी आएगा इसमें। तो इन लोगों में क्या होती है कि समाज में अपनी पहचान बनाने की क्षमता होती है, समाज से मतलब समाज के व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है ना, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, परामर्शदाता हो गया, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, अंतः पारस्परिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में क्या दिया गया है, अगले में दी गई है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को पहचानना होता है, जैसे कि दार्शनिक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गए, है ना। इस यह इसमें खुद की क्षमता को, खुद का आत्मबोध, खुद की कौशल क्षमता को, है ना, खुद की भावनाओं को समझने की बुद्धि क्या कहलाती है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। नैसर्गिक बुद्धि में क्या दिया गया है, नैसर्गिक बुद्धि, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधों, जीव जंतु या प्राणी समूह प्राकृतिक सौंदर्य को परखने में इत्यादि में होता है। तो यह किस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, यह प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। देखिए, पशु पक्षियों को, पर्यावरण को पहचानने की क्षमता और उसके हिसाब से उसे वर्गीकृत करने की क्षमता पाई जाती है ऐसे इंसानों में, जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, किसान हो गया, पर्यावरणविद हो गया, है ना। इसकी क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति में जो वो बुद्धि होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है ना। इस इस पर केवल आईक्यू आधारित नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली को केवल आईक्यू आधारित नहीं होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को अलग अलग क्षमताओं को पहचान कर उनके हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कोई शिक्षार्थी पेंटर है, उसे पेंटिंग करना पसंद करता है ना, तो उसे पेंटिंग के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। किसी को चित्र बनाना पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को ज्यादा भाषण देना पसंद है ना, तो भाषण देना भाषाई बुद्धि में आएगा, है ना। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे एक और नौमा दिया गया है, ये कहीं कहीं पे दिया होता है, कहीं कहीं पे नहीं दिया होता है। अस्तित्ववादी बुद्धि। जो ये अस्तित्ववादी बुद्धि होती है ना, इस बुद्धि के अंतर्गत मनुष्य के छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा एवं परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं इत्यादि। यह सब जानने की कोशिश करता है, इसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे इसके प्रश्न देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए, इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, इन प्रश्नों के क्या दिया गया है। इन प्रश्नों में दिया गया है, पहला दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर किस क्षेत्र से संबंधित थे। का भौतिकी से, खा मनोविज्ञान से, गा जीव विज्ञान से और घा अर्थशास्त्र से। बताइए किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे वह मनोविज्ञान से संबंधित थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मनोविज्ञान से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। ए 1975 में, खा 1980 में, गा 1983 में और घा 1990 में। बताइए कब प्रस्तुत किया गया। देखिए, तो सबसे पहले बताया था मैंने कि यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था, 1983 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यह सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। बताइए, यह मैंने नहीं बताया है कि यह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। द इंटेलिजेंस ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ लर्निंग, माइंड एंड एजुकेशन। बताइए किसमें वर्णित है। देखिए, तो यह जो सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने किस पुस्तक में दिया है? इन्होंने अपनी फ्रेम ऑफ माइंड पुस्तक में यह सिद्धांत दिया है। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि की संख्या कितनी है प्रमुख रूप से। देखिए, प्रमुख रूप से पूछा गया है, प्रमुख रूप से। देखिए, ऐसा मैंने भी पहले बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन नौवीं कहीं कहीं पे मिलती है और कहीं कहीं पे नहीं मिलती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 8 दिया गया है और 10 दिया गया है। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। प्रमुख रूप से कितने प्रकार की बुद्धि है? 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, चलिए गार्डनर के अनुसार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। का तार्किक बुद्धि, खा भाषिक बुद्धि, गा प्राकृतिक बुद्धि और घा संगीतात्मक बुद्धि। देखिए, भाषा का प्रभावी उपयोग। देखिए, इसमें भाषा का प्रभावी उपयोग पूछा गया है, तो भाषा का पूछा गया है तो भाषिक बुद्धि होगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाषिक बुद्धि। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, गणितीय समस्या हल करने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है। का तार्किक गणितीय बुद्धि, खा पारस्परिक बुद्धि, गा दृश्य बुद्धि और घा संगीत बुद्धि। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, गणितीय समस्या हल करने के लिए तार्किक बुद्धि काम आती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, नक्शे चित्रों को समझने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी होती है। नक्शे चित्रों को समझने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी होती है। का दृश्य स्थानिक बुद्धि, खा भाषिक बुद्धि, का अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि और घा प्राकृतिक बुद्धि। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइएगा, ये पढ़ा चुके हैं और आपको जवाब देने में आसानी होगी। बताइए, देखिए, नक्शे चित्रों को समझने की जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वह दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है। क्या कैसी होती है? दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, संगीत संगीत स्वर और लय को पहचानने समझने की क्षमता क्या कहलाती है। का पारस्परिक बुद्धि, खा संगीतात्मक बुद्धि, गा तार्किक बुद्धि और घा प्राकृतिक बुद्धि। देखिए, लय, इसको पहचानने की क्षमता, सुर को पहचानने की क्षमता, लय को पहचानने की क्षमता, वो किस में पाई जाती है?
संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, संगीतात्मक बुद्धि में यह क्षमता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है खिलाड़ी और नर्तक में कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होती है? जो खिलाड़ी और नर्तक होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? का शारीरिक गतिशील बुद्धि, खा भाषिक बुद्धि, गा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और घा तार्किक बुद्धि। देखिए वह पैर हिलाता है, हाथ, शरीर क्रिया करता है, इसमें जिसमें शरीर क्रिया करता है वह शारीरिक गतिक बुद्धि हो गई है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का शारीरिक गतिक बुद्धि है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दूसरों को भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? का अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, घा पारस्परिक बुद्धि, गा दृश्य बुद्धि और घा प्राकृतिक बुद्धि। देखिए प्राकृतिक बुद्धि तो हो नहीं सकता, दृश्य बुद्धि हो नहीं सकता, क्योंकि दृश्य बुद्धि तो मूर्तिकार चित्रकार की होती है ना, पेंटर की होती है। प्राकृतिक बुद्धि प्राकृतिक पेड़ पौधों संबंधी होती है, प्रकृति को समझने की होती है। पारस्परिक बुद्धि देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वो होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा नंबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर पारस्परिक बुद्धि हो जाएगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है स्वयं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? का पारस्परिक बुद्धि, खा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि और गा संगीत बुद्धि और घा भाषिक बुद्धि। देखिए स्वयं को समझने की जो क्षमता होती है वो अंतर व्यक्तिक बुद्धि में होती है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अंतर व्यक्तिक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रकृति और पर्यावरण की समझ किस बुद्धि से जुड़ी है? प्रकृति और पर्यावरण की समझ का प्राकृतिक बुद्धि से, खा तार्किक बुद्धि से, का शारीरिक बुद्धि से और घा भाषिक बुद्धि से। ना तो भाषिक बुद्धि से जुड़ी है, ना तो शारीरिक बुद्धि से जुड़ी है और ना ही तार्किक बुद्धि से जुड़ी है। प्रकृति और पर्यावरण की समझ जो जुड़ी है वो जुड़ी है प्राकृतिक बुद्धि से जुड़ी हुई है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक आईक्यू क्या करता है? का सभी प्रकार की बुद्धियों को मापता है, खा केवल एक प्रकार की बुद्धि पर जोर देता है, केवल संगीत को मापता है, केवल खेल क्षमता को मापता है। बताइए क्या हो जाएगा सही? देखिए गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो वह कई प्रकार की बुद्धि को मापता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह सभी प्रकार की बुद्धियों को मापता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, सॉरी 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 इस हाँ इसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि तो दी गई है, लेकिन एक बार में एक इंसान की एक ही बुद्धि को मापता है ना। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि केवल एक ही प्रकार की बुद्धि पर जोर देता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही प्रकार की बुद्धि पर जोर देता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? शिक्षा पर क्या प्रभाव है? का सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाना, खा केवल परीक्षा पर ध्यान देना, गा छात्रों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना और घा केवल गणित पर जोर देना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना, छात्रों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना, यह बहुबुद्धि सिद्धांत इस पर जोर देता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके 15 ही क्वेश्चन तैयार किए हैं अभी मैंने। ठीक है, आगे और भी करवाऊंगी। बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? का बुद्धि को सीमित करना, खा केवल आईक्यू बढ़ाना, गा बुद्धि के विभिन्न रूपों को पहचानना और घा परीक्षा कठिन बनाना। देखिए ना तो बुद्धि को सीमित करना है, ना तो आईक्यू बढ़ाना है, ना तो परीक्षा कठिन बनाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बुद्धि के विभिन्न स्वरूपों को पहचानना है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बुद्धि के स्वरूपों को पहचानना है। ठीक है, देखिए आ गया समझ में। तो हर इंसान में अलग अलग प्रकार की अलग 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 बुद्धि पाई जाती है, प्रत्येक इंसान एक दूसरे से क्या होता है भिन्न होता है। ठीक है ना, थैंक यू।